पे क्या है, इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय, ठीक है। तो इन्फ्लेशन क्यों होता है, इन्फ्लेशन के क्या रीजंस है, आपको ये बताना है। तो इन्फ्लेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन मतलब कंटिन्यूअसली राइजिंग प्राइस, ठीक है, प्राइस के बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा, मनी सप्लाई आपको क्या होगा, इंक्रीज होगा, सही बात है। प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, इन्फ्लेशन अगर प्राइसेस बहुत बढ़ गई है तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। मैंने ऐसा क्यों बोला, सपोज करिए प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं और लोगों के पास पैसे नहीं, वो उस चीज़ प्रोडक्ट को नहीं खरीद पा रहे, ठीक है, उनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। जब वो खरीद नहीं रहे हैं, लोग डिमांड नहीं कर रहे, ठीक है, डिमांड नहीं कर रहे तो क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, प्रोडक्शन कम होगा बोल सकते हैं। और अगर प्रोडक्शन नहीं होगा या कम होगा तो जो एम्प्लॉयज है जो काम कर रहे हैं उनको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय, इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप देख सकते हैं प्राइस बढ़ा तो लोग डिमांड कम कर रहे या नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद अगर डिमांड कम कर रहे तो प्रोडक्शन क्या हो जा रहा है, आपका कम हो जा रहा है। प्रोडक्शन अगर कम हुआ तो जो लेबर हैं, जो वहाँ पर एम्प्लॉयर्स हैं, उन सभी को निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयर्स निकाल दिए जाएंगे तो किससे क्या आएगा, बेरोजगारी आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। तो आप देख पा रहे हैं जब लोग प्राइसेस बढ़ते तो लोग डिमांड क्या करते हैं, कम करते हैं। इससे क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, घट जाता है। यहाँ पे देखिए डिक्रीज हो रहा है, इसमें सी भी सही होगा, इंक्रीज तो नहीं होगा। अगर प्राइसेस बढ़ रही है तो लोग डिमांड कम करेंगे तो प्रोडक्शन क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा नहीं। तो इसमें सी भी सही है, मतलब कि आंसर आपका क्या होगा, डी। ए और सी दोनों इसके आंसर है, मतलब आंसर विल बी डी, ठीक है। अब देखिए रिसेशन की बात करें कि रिसेशन, मंदी कब आती है, लोग इन्वेस्ट नहीं करते, लोग पैसा नहीं लगाते, इस सिचुएशन में क्या आती है, मंदी आती है, ठीक है। हम लोग ने बिजनेस साइकिल देखा, उसमें हम लोग ने बूम की स्थिति देखी जिसे हम लोग तेजी बोलते हैं। हम लोग ने रिसेशन देखा, ठीक है, मंदी की रिसेशन देखा, ठीक है। फिर हम लोग ने डिप्रेशन देखा, रिकवरी देखा। तो ये हमारे क्या बिजनेस साइकिल्स हैं, या फिर आप बोल सकते हैं ट्रेड साइकिल बोल सकते हैं। तो रिसेशन स्टार्ट तब होगा जब इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पैसे नहीं लगाएंगे, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या आएगी, मंदी आएगी, रिसेशन आएगा। इसका आंसर क्या होगा, बी, आंसर विल बी। देखिए आज जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका हेरोड-डॉमर मॉडल, जो कि आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। और ये जो चैप्टर है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, हेरोड-डॉमर मॉडल, ठीक है। मैंने आपको बहुत सारे हिंट दे दिए। अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप हेरोड-डॉमर मॉडल का अगर आप अजम्पशंस पढ़े होंगे, ठीक है। और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, चलिए जितना हो पाएगा इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। जैसे कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, अ टेक्निक चेंज इज न्यूट्रल इफ एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट द कैपिटल आउटपुट रेशियो आर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये दिस कांस्टेंट वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो ये थ्योरी, ये जो कांस्टेंट किसके द्वारा प्रोपाउंडेड है, कार्टर, हिग्स, सोलो या हेरोड, ठीक है। तो अभी मैंने बता दिया कि ये हेरोड-डॉमर मॉडल का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हेरोड ही होगा, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग हेरोड-डॉमर मॉडल समझ लेते हैं। हेरोड-डॉमर मॉडल 1948 में आया, पब्लिश्ड हिज थ्योरी इन अ बुक, एक बुक में पब्लिश्ड हुआ जिसका नाम है टूवर्ड्स अ डायनेमिक इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये जो टूवर्ड्स अ डायनेमिक इकोनॉमिक्स जो बुक है इम्पॉर्टेंट है, बुक के नाम और ऑथर भी पूछे जाते हैं। तो आप टूवर्ड्स अ डायनेमिक इकोनॉमिक्स किसने दिया आपको पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना हेरोड ने दिया है, ठीक है। तो जो कि हेरोड-डॉमर मॉडल 1948 में पब्लिश्ड हुआ था, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं स्टेडी ग्रोथ, जिसका मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब इसके अजम्पशंस क्या हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, क्लोज्ड इकोनॉमी होगा, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, ठीक है,
फ्री इकोनॉमी, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं है। इसके अलावा क्या है, प्रोपेंसिटी टू सेव एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो आर कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बोला, कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है, कांस्टेंट है। आप यहाँ पे देखिए क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल आउटपुट रेशियो ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ से आपको आंसर मिल गया। उसके बाद क्या है, एपीएस के बराबर एमपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव के बराबर क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, इसके बाद है नो लेक्स इन एडजस्टमेंट ऑफ सेविंग, इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये वाला आपको पूरा समझ में आ गया, ये आपको जंक्शंस मिल गए यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 चीज़ें और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्वेश्चंस आए हुए हैं और हमने पहले किया हुआ है, जैसे कि एक्चुअल ग्रोथ, इसका फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, जीसी इक्वल टू एस, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीसी ये आपका क्या, एक्चुअल ग्रोथ है। ठीक है, ग्रोथ रेट, सी क्या है, ग्रोथ रेट, नहीं जी क्या है, ग्रोथ रेट, सी क्या है, कैपिटल आउटपुट रेशियो, एस इज सेविंग इनकम रेशियो। ठीक है, अब देखिए GWCR इज इक्वल टू एस, ये जो वारंटेड ग्रोथ रेट है, इसको हम लोग फुल पोटेंशियल ग्रोथ रेट और इसको हम लोग फुल कैपेसिटी ग्रोथ रेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है नेचुरल ग्रोथ, इसका फॉर्मूला है GWCR इक्वल टू एस। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है, GNCR और नॉट इक्वल टू एस। ठीक है, तो ये नेचुरल ग्रोथ है जो नेचुरली आपका क्या होगा, स्टेडी स्टेट तक पहुंचेगा, इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगाया जाएगा, वो नेचुरली होगा। ठीक है, तो ये आपके तीनों से भी क्वेश्चंस आते हैं, एक्चुअल ग्रोथ से, वारंटेड ग्रोथ से और नेचुरल ग्रोथ से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग ने थोड़ा सा इस चैप्टर का पढ़ा, और अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लीज़ डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप सर्च करेंगे तो आपको ये हैरोड-डॉमर मॉडल मिल जाएगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन